भयावहता और मारात्मकता बारे में हमारा अनुभव है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अभी बिहार में जैसा हुआ, पंजाब के बारे में कई मान्यवर सदस्यों ने व्यापक रीति से अपना पीड़ा व्याख्यान किया। सर, परिवार विपर्यस्त हो जाता है, समाज विध्वस्त हो जाता है और हमारा सरकार का इन नशीली पदार्थों की तस्करी के लिए ज़्यादा जीरो टॉलरेंस है। मैं मानता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री की प्रतिबद्धता में कोई संदेह नहीं है। सर, राज्य और केंद्र सरकार को कोई मिलित रूप में एक्शन प्लान बनाना है। हमारा इसमें धनहानि भी होता है, प्राण पीड़ा भी होता है, राष्ट्र का अंतरात्मा जिसे कांप उठती है। सर, रास्ते से कई लोगों को उठा करके हम कभी कभी लेकर के हॉस्पिटल पहुंचाते हैं एक्सीडेंट के कारण। एक सर्वे के अनुसार 90% ज्यादा एक्सीडेंट का कारण है नशा। सर, मैंने 20 साल तक इसलिए आंदोलन किया। मैंने देखा कुछ गांव में 3-4 महीना में एक मुकदमा होता है और 2-4 गांव हमने नशा मुक्त करवाया 99 और 2000 में। आज तक एक भी मुकदमा नहीं चला इसमें। सर, अकाल मृत्यु के कारण हमारे कई बहनों विधवा हो जाते हैं। नशा का सबसे बड़ी शिकार है हमारे माताएं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, आवर ग्रेट नेशनल सीन इज नेग्लेक्ट ऑफ वुमेन टिरानी ओवर मासेस। सर, माताओं को न्याय देने के लिए भारत को नशा मुक्त करना चाहिए। सर, ये मेडिकल कष्ट जितना होता है, कुछ जब हम आंदोलन चलाते थे उस समय में कलेक्टर बोलते थे और एक्साइज सुपरडेंट बोलते थे जब हम पिकेटिंग करते थे। कभी कभी विधानसभा में जब मैं ये सवाल उठाया तो सरकार ने भी जो उत्तर दिया, और ये कलेक्टर एक्साइज सुपरडेंट के ऊपर यूनिफॉर्म आंसर है, जैसा एक ट्रेनिंग हुआ है कि दारू से हमको रेवेन्यू आता है। मैंने पूछा क्यों रेवेन्यू दरकार है? वो बोलते हैं कि देखो, हम तो नशा को बंद नहीं कर सकते एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा, अतः इसको लीगलाइज करके सेलिंग करते हैं, सरकारी दुकान खुलते हैं। मैंने बोला अगर पुलिस के द्वारा तो क्राइम को भी बंद नहीं किया जाता है तो चोरी, डकैती, रेप, मर्डर, इसके लिए क्या टेंडर निकालेंगे? सरकार की मदद से चलेगा, रेवेन्यू आएगा। सर, इसलिए मैं चाहता हूं, हम किसी को नहीं कर सकते तो इसको बंद नहीं करेंगे। गुजरात में जैसा आइन हुआ, कानून बनाना चाहिए और कानून को जो उल्लंघन करेगा इसके लिए दंड की व्यवस्था होना चाहिए, पेनल प्रोविजन होना चाहिए। सर, हमारे उड़ीसा में 1954 में जब माननीय मुख्यमंत्री थे नवकृष्ण चौधरी, उन्होंने संपूर्ण नशा मुक्त के लिए एक बिल पास करवाया। आज तक इस कानून को इफेक्टिव नहीं किया गया। सर, परिवार कितना असहाय होता है। एक बालक असहाय हो जाता है, टीचर मर गया एक्सीडेंट में तो उनका बेटा असहाय हो जाता है क्योंकि वो नशा के कारण। सर, मैंने एक गांव में देखा, जब हम सत्संग चालू करके सर नशा मुक्ति किया, इसके कारण उनको सम्मानित किया गया सर्वोदय समाज में। मैं खुद गया था। सर, कितना पीड़ा। सर, वो वर्स्ट विक्टिम है हमारे। कभी कभी मैंने देखा, मैं बच्चों को जब स्कूल में लेने के लिए जाता था, सर, एक बालिका ने बोला मैं सर स्कूल नहीं जा सकता हूं। उनका पिताजी ने विरोध किया। मैंने बोला क्यों? सर, वो बोला कि मेरा पिताजी तो दारू पिएगा, इसके लिए पैसा चाहिए, मैं खदान में काम करने के लिए जाना पड़ेगा उनको दारू पीने के लिए। सर, कितना मर्मन्तुद घटना है, हमको इसको गंभीरता से लेना चाहिए। सर, कभी कभी मैंने देखा, सर, हमारे एरिया में एक महिला, इनको शादी किया गया, आदिवासी महिला, उनको बेच दिया उनको पिता ने गरीबी के कारण। दिल्ली में शादी हुआ, वो बेचारे इनको इतना नशा में मारता है और बाद में उनको जला देने के लिए रस्सी में बांध करके रख दिया। सर, उनको लेकर के उनका पति का बड़ा भाई, सर 2 मिनट, सर उधर छोड़ दिया। उदाहरण छोड़ो। हाँ, सर, ठीक है। सर, बच्चों का भविष्य अंधार हो जाता है। सर, कभी मैंने देखा 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, सर, कोविड के समय में हमारा एक पुलिस में ड्रग्स कारोबार में कनेक्टेड था। वो वीडियो आया, जो ड्रग्स व्यापारी वो बोलता है मैंने पुलिस को 3 लाख दिया और 5 लाख में ट्रीटी हुआ था, आप 2 लाख नहीं दिया, इसलिए सर मैंने डीजी को दिया लेटर इस वीडियो क्लिप के साथ, एसपी को दिया, उनको सस्पेंड कर दिया गया लेकिन अरेस्ट नहीं कर दिया। बार बार मैंने प्रेशर डाला। सर, अगर पुलिस इसमें संपृक्त हो जाता है तो लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? सर, कॉमन मैन के लिए 1 सेट ऑफ प्रैक्टिस, बाकी आदमी के लिए, वीआईपी के लिए दूसरा प्रैक्टिस। सर, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। इसलिए राज्यों के साथ भी इसको एक सर इसको रूल ऑफ लॉ हम नहीं कर सकते। सर, राज्यों में क्या स्थिति है
हम सब जानते हैं चुनाव में सर दारू बांटना, लीकर बांटना, ये सर बहुत बड़ी खतरनाक स्थिति उत्पन्न करता है। सर हमारा सरकार ने धन्यवाद सर कई नेशनल इंटरनेशनल एडवर्टाइज किए हैं सर। मैं जानता, एक मिनट प्लीज कंक्लूड सर। सर एक राजा ने, there is a strict direction from the honorable speaker. सर 2000 साल पहले, wait, a strict direction from the honorable speaker by sharp 2 p.m. the honorable home minister has to reply. More than 20 speakers are there. 2 to 3 minutes, that is the allotted time. Kindly cooperate with the chair. Please conclude. And all other members. के डॉक्टर ऑपरेशन टेबल में अनर्थ कर देता है, ड्राइवर एक्सीडेंट कर देता है, टीचर गलत काम करता है, पुलिस ड्यूटी पर सो जाता है। सर नशा का प्रस्तुति भी विपज्जनक विषाक्त तरीके से होता है, मैंने देखा सर। इसलिए इलीगल ड्रग्स कारोबार के माध्यम से ब्लैक मनी आता है और हमारा देश की सुरक्षा विपन्न हो जाता है, आतंकवाद बढ़ता है सारे सर। इसलिए मैं कहता हूं सर, ये तो सर थैंक यू सर। Sir, for the last 2 days, we are discussing about... One second, please. भारत जिसका निर्माण के लिए हमारा गांधी, बुद्ध, विवेकानंद, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय गृह मंत्री स्वप्न देखा है, इस भारत को नशा मुक्त करना चाहिए। इसलिए एक सेंट्रल लेजिस्लेशन होना चाहिए पूरे भारत को। Benny Behananji is not here, but I see that he does not display the same sense of urgency in removing drug abuse as he does in political capturing in Gujarat. Minister of State, sir. Yes, please. Sir, he does not display that sense of urgency. There is a Nashamuk Bharat Abhijan. It's only in 272 districts, only half the districts in the country. Now, many questions have been raised during this debate. I'd like the Home Minister to reply to the same. Is the Home Minister thinking of capital punishment for possession of drugs, as is there in Singapore? What about misuse of NDPS 1985, where policemen put people under NDPS for getting some money, but not in fighting drug dealers? What about the use of sea route? Why is Gujarat, especially the port of Mundra, owned by Adani, revealing so many drug seizures? Sir, what is the government doing about drones which are carrying drugs over the Punjab border? All the drug dealings are through the dark web and by the use of cryptocurrency. What is the government doing in controlling the dark net of the cryptocurrency? There are many complaints about the Narcotics Control Bureau. We know the case, an officer who arrested Shah Rukh Khan's son. There are NCB is full of such people who indulge in corruption and for so many. Sir, drugs are the biggest problem in the world today. There are total trafficking is worth staggering $650 billion. In India, 22,000 people die because of drugs. Sir, we have so many drugs. We have first cannabis, that is ganja and charas. We have opiates, sold as opium, heroin, smack, pharma opiates. We have medicinal drugs, sedatives used as drugs. We have the inhalers, which are maximum used by children. Another drug category, hallucinogens. Yes, they are also used in limited circles. What is the government, sir? I am winding up. What is the government's plan about them? Sir, the problem is not with the people in high places in Mumbai, the film world, who are high on drugs. The problem is with the poor people. I see the rickshawala sitting on their rickshaw and smoking ganza. I see the vegetable vendor going to a corner of the road and taking through a small pipe, taking in smack. We are not saving them. We are
driving them towards death. Sir, so far, all the steps of the government have been inadequate. We need a national movement for removal of drug abuse. We need a total consciousness campaign, as you had mentioned in your speech. We need urgency of action by the government of India. Surveys and all these drugs are there. I'm not talking about the Medellin cartel of Colombia. I'm not talking about drug lords of Mexico. But in India, there are small Medellin cartels who receive support from some powerful circles. Sir, I want to know what the powerful Home Minister who displays his political agle bar dosro par in those places. Lastly, I want to say our state, West Bengal, is still better. In Uttar Pradesh has highest number of cannabis users, followed by Punjab, Sikkim, Chhattisgarh and Delhi. Saugata, please. Sir, last point. Of the opioid users, roughly 1/3 are from Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Maharashtra and Delhi. And nearly 7% of the population in Mizoram consume opiates, followed by Nagaland, Arunachal Pradesh and Sikkim. We are still better, but what is the government doing about the biggest state, Uttar Pradesh? Where in some places cannabis are cultivated openly. MP ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਕੀਮਤ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਨਰੇਬਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ NDPS ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ 85 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ 1985 ਸਭ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਮੈਂ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਊਸ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਪਲਾਇਰ ਔਰ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਆਦਮੀ ਕਿਤੇ ਡਰੱਗ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਅੰਡਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੈਰਿਟਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਾਵਰਟੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਸ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੇ ਮੈਂ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਰੀਲੁੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੇ ਔਰ ਦੇਖੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੀਲੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 2 मिनट में एक मिनट में अपनी बात कहते हैं Thank you, Mr. Speaker, sir. 2 बजे For allowing me to speak on. Thank you, sir. बोलिए माननीय सतपाल जी सर माननीय अध्यक्ष जी
सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यह बहुत ही मादक पदार्थों का जो दुरुपयोग इस देश के अंदर या दुनिया में हो रहा है, उसके बारे में आज जो यहाँ पर चर्चा हो रही है, विशेष रूप से अभी हाल में बिहार में जहरीली शराब पीने से जो लगभग 100 से लगभग 150 लोगों की जानें गई, यह विषय बहुत ही गंभीर हो जाता है। मैं सबसे पहले सत्यपाल जी, यू एड्रेस द चेयर। मैं सबसे पहले इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने कई बार अपने मन की बातों के जो कार्यक्रम है उसमें इस विषय के बारे में, नशाखोरी के बारे में इस देश की जनता को, विशेष रूप से युवाओं को चेताया और इससे बचने की अपील की। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री जी पहली बार इस देश के अंदर एक बहुत ही व्यापक एक सर्वेक्षण किया गया, सर्वे किया गया 2018 में सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण मंत्रालय की ओर से, जिसका नाम नेशनल सर्वे ऑन एक्सटेंट एंड पैटर्न ऑफ सब्सटेंसेस यूज इन इंडिया किया गया, जो देश के सभी राज्यों में, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया। एम्स तथा 10 मेडिकल कॉलेजों ने, 15 एनजीओ ने और 1500 लोगों ने मिलकर के इस सर्वे को किया। और इस देश में हम किस प्रकार की एक राष्ट्रीय नीति, एक रणनीति क्या बनाई जा सके, युवा शक्ति को कैसे हम बचा सकें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन इसलिए भी करना चाहूंगा कि पहली बार इन मादक पदार्थों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए कई देशों के साथ हमारी द्विपक्षीय समझौते, 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते किए गए, 15 देशों के साथ एमओयू किया गया और 2 देश जर्मनी और सऊदी अरब के साथ भी इसके बारे में समझौता किया गया। मैं इस देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कुछ समय ही पूर्व उत्तर पूर्व में बोलते हुए कहा था कि ये नशा, ये नारकोटिक्स हमारे युवाओं को दीमक की तरह खा रहा है, तथा ड्रग एडिक्ट एक अपराधी नहीं बल्कि एक विक्टिम, एक भुक्तभोगी है। उन्होंने चंडीगढ़ के अंदर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया इसी मादक पदार्थों के राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में, जो क्षेत्रीय सम्मेलन किए गुवाहाटी और गांधीनगर में, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष जी, अपनी बात मैं एक शास्त्रीय कथन से करना चाहता हूं। ए मंत्रम अक्षरम नास्ति नास्त्री मूलम अनुषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजके तत्र दुर्लभ है। इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जो बिल्कुल बेकार हो, बिल्कुल यूजलेस हो, चाहे वो अफीम हो, चाहे वो गांजा हो, चाहे वो भांग हो। हर एक पदार्थ का कुछ न कुछ इस दुनिया के अंदर उसका कोई उपयोग है। अगर हम ये कहें कि हर एक चीज, कोई चीज बेकार है, तो हमारी अज्ञानता है। और ठीक इसी तरह से जो भी पदार्थ इस दुनिया में प्रकृति ने बनाए, भगवान ने बनाए, उनका कहीं न कहीं कुछ उनका उपयोग है, कहीं न कहीं उनका मेडिसिनल यूज है। ये बात भी पूर्ण सत्य नहीं कि इस दुनिया में हमेशा से नशाखोरी, शराब जो लोग शुरू से पीते रहे, कुछ लोग दुर्भाग्य से, हमारे कुछ लोग इस प्रकार के लोग हैं जो इस बात का दुष्प्रचार करने की कोशिश करते हैं और ये भी दुरुपयोग, ये भी एक आक्षेप लगाते हैं कि हमारे ऋषि मुनि भी और भी जो है सोम पीते, शराब पीते थे। ये एकदम नितांत असत्य है और हमारे यहाँ इस प्रकार के काफी उदाहरण हैं। एक उदाहरण मैं आप लोगों के आपके सामने रखना चाहता हूँ, इस हाउस के सामने रखना चाहता हूँ। उपनिषदों के अंदर एक कथा आती है। हमारे देश के अंदर एक राजा हुए, जिस राजा का नाम था अश्वपति। उस अश्वपति यहाँ पर 9 ऋषि गए और उन राजा ने उनको जो अपने यहाँ इनवाइट किया, अपने यहाँ निमंत्रण किया कि आप हमारे यहाँ आकर के भोजन करो। इन ऋषियों ने कहा, हम राजा के अंदर पता नहीं किस प्रकार का जो रेवेन्यू आता है, कैसे वो इकट्ठा करते हैं, हो सकता है कोई पाप की कमाई हो, इसलिए हम आपका भोजन नहीं करेंगे। तब राजा अश्वपति ने घोषणा की थी, न में स्तेने जनपदे न कर्तव्यो न मध्यपे नाना हितारग्नि न विद्वान स्वैरी सवैर नहीं कुतः।
उन्होंने कहा था मेरे देश के अंदर कोई भी चोर नहीं है, न में स्तेनो जनपदे न कर्तव्य मत में, कोई शराब पीने वाला नहीं, कोई शराब बनाने वाला नहीं, कोई जुआ खेलने वाला नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अग्निहोत्र यज्ञ न करता हो, ऐसा कोई दुराचारी पुरुष नहीं, तो दुराचार इस देश में कैसे हो सकती है। तो इस देश का उदाहरण इस प्रकार रहा है। मैं अल्कोहल पर बोल रहा हूं जी, मादक पदार्थों की बात हो रही। प्रोफेसर आप बैठ जाइए। बोलिए सर। तो ये समस्या, ये अल्कोहल, ये शराब, ये मादक पदार्थ, इनको जो अलग अलग नहीं किया जा सकता। और हमको आज इस बात पे हम बात कर रहे हैं कि मादक पदार्थों का किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, उस पर हम लोग जो है अपनी बात कर रहे हैं। पर ये समस्या कहां से शुरू हुई? ये समस्या इस देश के अंदर, जैसे मैंने कहा, चाहे भांग हो चाहे अफीम, उस देश के अंदर हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों इस देश के अंदर रहा। लेकिन मादक पदार्थ कैसे बन गए, इनका दुरुपयोग कैसे हुआ, ये हम लोगों को जानने की जरूरत है। अंग्रेजों ने अफीम की खेती को, बहुत लोग इस बात को जानते हैं कि अफीम की खेती अंग्रेजों ने जब इस देश के अंदर राज किया, उन्होंने भारतवर्ष के अंदर, इस देश के अंदर अफीम की खेती शुरू की। अफीम की खेती शुरू करके वो उसको चाइना बेचते थे और चाइना से वो अपना सिल्क खरीद करके अपने देश में लेकर के जाते थे। लेकिन जब मादक पदार्थों ने जाकर के चीन के अंदर जिस प्रकार के वहां के युवा शक्ति को बर्बाद करने का काम किया, वो चीन के राजा ने इस बात का जब विरोध किया, आप सब लोगों को मालूम है उसमें अंग्रेजों ने किस प्रकार से चीन के साथ किस पर 2 युद्ध किए, एक 1839 में, एक 1860 में। लेकिन कि यहाँ पर जो है यहाँ पर अपने देशवासियों को यहाँ पर भी देश के अंदर उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की। चाहे शराब की बात हो, चाहे ओपियम की खेती की बात हो, केवल एक जो है एक अफवाद है। और एक अफवाद ऐसा है, मुझे लगता है कि हमारे कांग्रेस के मित्रों को भी ये बात अच्छी लगेगी, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। ह्यूम ने, पट्टाभी सीतारामैया ने हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस लिखी किताब लिखी है। 2 बड़े बड़े मोटे वॉल्यूम हैं। उन्होंने बहुत, वो आबकारी कमिश्नर इस देश के अंदर बने। उन्होंने लिखा 1859 में उन्होंने लिखा था, while we debauch our subjects, we do not even peculiarly derive any profit from their ruin। ये आबकारी की जो है, प्रोफेसर साहब बोले थे आबकारी के शराब की बात मैं कर रहा हूं। All this revenue is the wages of the sin. It may be, in the words of old adage, be truly said that ill-gotten wealth never thrives, and for every rupee additional that the abkari yields, 2 at least are lost in the public by crime and spent by the government in suppressing it. I, at this juncture, see no hopes of reform, yet I have no doubts whatsoever that if I be spared a few years longer, I shall live to see effaced in a more Christian-like system one of the greatest existing blots on our government of India। ये उस समय ह्यूम ने लिखा था। आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। आपकी कोई हिस्ट्री है नहीं। मैं दूसरा कारण, इस देश के अंदर जो मादक पदार्थों का दुरुपयोग बढ़ा, उसका दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारे स्कूल्स और कॉलेज के अंदर, या विशेष रूप से ये जिसको हम बोलते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण या पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण, इस देश में एक मजे की संस्कृति को बढ़ावा मिला। इस मजे की संस्कृति में चाहे शराब है, चाहे ड्रग्स है, सेक्स है, चाहे नारकोटिक्स है, चाहे वेश्यागिरी या प्रोस्टिट्यूशन है, उसके कारण हमारे यहाँ दुनिया के अंदर जो सिंथेटिक ड्रग्स के ऊपर जो रिसर्च शुरू हुई, उसके पीछे भी ये मजे की संस्कृति की बात थी। और देश के सर्वे के बाद, जैसे मैंने अभी पीछे कहा था कि जो एक व्यापक सर्वे इस देश के अंदर किया गया, कि सर्वे के बाद एक अंदाजा लगा है कि देश के अंदर लगभग 16 करोड़ लोग शराब पीते हैं, जिसमें लगभग 6 करोड़ लोग उस शराब के ऊपर डिपेंडेंट, उसके ऊपर निर्भर हैं। 3 का गांजा, भांग और अफीम। हाँ, उसी का डिस्कस कर रहा हूं मैं। आई एम डिस्कसिंग दैट। काइंडली गो थ्रू फाइंड आउट ऑफ ड्रग abuse include alcohol also। I am telling you, it is there। I am understanding it। Okay। Honorable member, 3.1 crore
गांजा भांग Honorable member, अफीम, please come to the subject. आई एम कमिंग टू सब्जेक्ट। गांजा भांग अफीम Please sit down. 2.26 प्यूबिल जो है अफीम के दवा के ओपिएट के उसके अंदर हैं। तो Honorable members, don't divert the subject. It's a very important subject, drug abuse subject. नाम Please. Which rule? 349. सत्यपाल सिंह जी एक 349(2) और what is it? Okay. Chair has been given rule. Chair has been given ruling. Please. यस अध्यक्ष महोदय। You speak on the subject. Satyapal Singh ji. हाँ यस Please sit down. भी बोल रहे हैं Adhir ji. वैसे भी सब्जेक्ट भी बोल रहे हैं वो Adhir ji. अध्यक्ष महोदय। Already I gave a ruling. वैसे उसके Okay, please. Please. अध्यक्ष महोदय, मैं विषय के ऊपर ही बोल रहा हूँ, मादक पदार्थों के ऊपर ही, ड्रग एब्यूज के ऊपर ही बोल रहा हूँ। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आती तो उसके बारे में मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं ये कह रहा था कि व्यापक सर्वे होने के बाद ये मांग जो है मादक पदार्थों की, ड्रग एब्यूज की कम कैसे हो, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट है उसके ऊपर काम कर रही हैं। उन्हें पता लगा कि लगभग 272 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिलों में देश के अंदर ये मादक पदार्थों का जो है बहुत ज्यादा जो है दुरुपयोग हो रहा है। तो उन्होंने 380 इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है सरकार ने खोले हैं। एवरी डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन सेंटर, 80 कम्युनिटी बेस्ड पीयर लेड इंटरवेंशन सेंटर खोले हैं, 93 आउटरीच एंड ड्रॉप इन सेंटर्स खोले हैं और नशा मुक्त भारत अभियान को जो है जो 272 जिलों में इस देश के अंदर शुरू किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स देखती है वहां पर जो है 22 जिलों में जो अफीम की खेती होती है उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, उसके ऊपर कस्टम डिपार्टमेंट के पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स के ऊपर निगरानी रखने के लिए और दूसरे देशों जहां से हमारे यहाँ स्मगलिंग होती है उसमें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन उसको कैसे हम कर सकते हैं। हमारा गृह मंत्रालय एनडीपीएस एक्ट 1985 कानून का जो उसको लागू करने का और जो अलग अलग जो इस प्रकार के जो मादक पदार्थों में सम्मिलित नशाखोरी का काम कर सकते हैं, मादक पदार्थ का काम कर सकते हैं, उनको इस कानून के तहत कैसे उनको जो है घोषित किया जाए। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज और इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑन 26 जून को हर साल ये मनाया जाता है। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फाइनेंस ऑफ फैमिली वेलफेयर इस मादक पदार्थों के दुरुपयोग के क्या क्या नुकसान है, उसको कैसे इस देश को कैसे उसको नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है उसके बारे में काम करते हैं। इस देश के अंदर जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, जो आर्टिफिशियल ड्रग्स हैं और मादक पदार्थों के रूप में इस्तेमाल उनका जिनका प्रचलन बढ़ रहा है, उनमें कुछ विशेष हैं। ट्रामेडोल, अल्फाजोलम, ब्यूपरिन मॉर्फिन, एम्फेटामिन टाइप स्टिमुलेंट्स, कोडेन बेस्ड कफ सिरप्स, केटामिन, एक्सटेसी, एलएसडी, मैथाड्रोन, ये जो है मादक पदार्थों का जो बिजनेस है ये केवल देश की बात नहीं, दुनिया के अंदर जिस प्रकार से बढ़ता जा रहा है और दुनिया में इसका अंदाज लगा के लगभग 400 अरब डॉलर का व्यापार सारी दुनिया में इन मादक पदार्थों का नारकोटिक्स उसका होता है। हमारे देश का मुझे मालूम नहीं है सही कितना है, लेकिन इंटरनेट कहता है
कि लगभग 368 अरब रुपए का हमारे देश के अंदर भी इसका जो है व्यापार होता है। मुंबई में इसके बारे में काफी इसके बारे में जो है एक सर्वे हुआ था और वहां पर भी सर्वे में कितनी बात सही मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी कि काफी जो है मुंबई जैसे बड़े शहरों में या दिल्ली जैसे बड़े शहरों में इसका प्रभाव जो है उसके अंदर बढ़ता जा रहा है। नशाखोरी के जो नुकसान है जिसको हम आज डिस्कस करना चाहते हैं, ये सब लोग इस बात को मानते हैं कि स्वास्थ्य में के ऊपर विपरीत परिणाम आता है, अनेक बीमारियां आती हैं। बहुत से लोग सुइसाइड आत्महत्या करते हैं। जितने बड़े शहरों के अंदर जितने जो है जितनी हत्याएं होती हैं उससे लगभग 6 गुनी आत्महत्याएं होती हैं। उस आत्महत्याओं के पीछे भी ये नहीं कि केवल मात्र नशा है, इसके पीछे दूसरे कारण, लेकिन नशा भी और अपने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने पिछले कई सालों में लगभग 7,000 से लेकर के 9,000 तक जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं उनके पीछे नशा एक बहुत बड़ा कारण उन्होंने बताया। परिवार टूट रहे हैं, डाइवोर्स बढ़ रहे हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। और रोड एक्सीडेंट के बारे में भी काफी बारे में नशा मुक्ति और शराब का जो उसका एक बहुत 72% ड्राइवर के उसमें ये कारण उसका पाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के का एक जजमेंट था कि इसलिए जो है हाईवे के 100 मीटर तक जो है ये शराब की दुकान जो है उसको न किया जाए। क्राइम बढ़ता है, मर्डर्स होते हैं। 2013 के अंदर अध्यक्ष महोदय लंदन के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी पॉलिसिंग द सिटीज, उसके अंदर कैनबरा के एक मेयर आए थे और कैनबरा के मेयर ने अपना जो वहां पर एक बात कही थी कि जो पब्स चलते हैं, जो बार चलते हैं, कहते हैं 1 बजे जहां पर ड्रग्स बिकती है, अल्कोहल बिकता है, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ देश के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैनबरा शहर के अंदर उनका उदाहरण दिया कि 1 बजे तक पब चलते थे उसको उन्होंने 11 बजे तक कर किया और 11 बजे तक करने के बाद वहां क्राइम में कितनी कमी आई, कानून व्यवस्था कितनी अच्छी हुई। उन्होंने कहा अगर मेरा बस चलेगा तो मैं इसको जो इन पावर इनको जो है इनको मैं बंद करूंगा। महिलाओं की छेड़खानी के जो केसेस कम होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में जो उसकी कमी आती है। जैसे अभी पंजाब और उसकी बात अभी जिक्र हो रहा था, पंजाब और राजस्थान में ड्रग का जो मीनेस जो बढ़ा है, इसके पीछे केवल जो है पाकिस्तान जो हमारे पड़ोसी देश, इन लोगों का केवल एक बिजनेस का पर्पज नहीं था। इसके पीछे ये भी है कि अगर यहाँ हमारे इन जो बॉर्डर पे हमारे जो राज्य हैं उसमें वहाँ के युवा कमजोर होंगे, कल को ड्रग पे अगर डिपेंडेंट हो जाएंगे, कल को हमको जो है सामरिक रूप से जो है हमारे दुश्मन देश को जो है इसका जो है फायदा होने वाला है। ड्रग एडिक्ट्स की जो जैसे मैंने कहा था कि जब शुरुआत जैसे होती है, हम इस बात को अपने स्कूल्स कॉलेज में अपने घरों में इसको शुरू करें कि हम लोग जो है जिस प्रकार से पीयर प्रेशर में दोस्ती में इस बात को अगर शुरू करते हैं, इस बात को हम लोग जो है शुरू करते हैं, वो हम लोग मैं एक बहुत अच्छा शेर किसी ने कहा है कि खुश्क बातों में कहा है शेख कैफे जिंदगी, वो तो पीकर ही मिलेगा जो मजा पीने में, जो नशा खाने में जो मजा है वो तो खा करके मालूम चलेगा। इस प्रकार की बातें जब की जाती है तो इससे बढ़ती जाती है। इसलिए हमारे स्कूल का घरों में संस्कारों की नैतिक मूल्यों की शिक्षा जिस प्रकार से कम हुई, उससे ड्रग एडिक्ट्स की इस मादक पदार्थों का जी समस्याएं जो बढ़ती जा रही हैं। लेकिन कुछ समस्याएं, कुछ प्रैक्टिकल समस्याएं हैं ड्रग एडिक्ट के बारे में। ये जो लोग ड्रग खाते हैं, पुलिस अरेस्ट करे उनको लेकर के कहाँ जाए। जब मैं मुंबई में पुलिस कमिश्नर था, वहां के कोर्ट जो है बिना आसे मौखिक आदेश करते थे कि बस ड्रग एडिक्ट को पकड़ के मत लाओ, इनको कहाँ इनको कोर्ट में क्या करेंगे। कोई जेल का प्रशासन उनको रखना नहीं चाहता है। तो इसी तरह से जो बिना ड्रग के उनको जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं उनको को रखने के लिए कोई तो उसमें तक तैयार नहीं होता है। लेकिन इसका हल क्या हो सकता है, ड्रग अब्यूज का हल क्या होता है। जैसे मैंने पहले कहा था कि घर, स्कूल या कॉलेज में जहाँ संस्कार, नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन दी जाए। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा कि पहली बार 2020 की हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर इस बात पर बहुत जोर दिया गया कि हमारे एजुकेशन के अंदर नैतिक शिक्षा पर, मोरल एजुकेशन पर जोर दिया जा सके ताकि हमारे बच्चे जो है वो किया जाए। हम जो है इस मजे की संस्कृति को नो हेल्थ और हैप्पीनेस की तरफ जाएं। एक बात मैं जरूर आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, एनडीपीएस एक्ट में पहले एक संशोधन किया गया था और संशोधन ये था कि जो है अगर छोटी क्वांटिटी है, कम स्मॉल क्वांटिटी है, वहां पर उनको बेल हो जाती है
और बड़ी क्वांटिटी कॉमर्शियल क्वांटिटी है तो उनको बेल नहीं होती है, तो ये हो जाता है कि छोटी चोरी को जो है हम माफ कर दें और बड़ी चोरी को माफ वो नहीं होता है। तो ये ड्रग ऐसा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये ड्रग एडिक्ट कल को जो है ट्रैफिकर बन जाते हैं, ये उसमें करने इसका व्यापार करने लगते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि पुनर्विचार करने की जरूरत है। योग जो है स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देने की जरूरत है। और ये एक और मैं निवेदन करूंगा कि जितने हमारे नशा मुक्ति अभियान के तहत जितने हमारे सेंटर चलते हैं, चाहे इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर हो, डीडीएसयू आउटरीच एंड ड्रॉप इन सेंटर्स हो, उनका रेगुलेशन इंस्पेक्शन जो है अच्छा किया जाए। एक और मैं जरूर सरकार से जो है निवेदन करना चाहूंगा। मैं जब सीबीआई के अंदर था, एंटी नारकोटिक्स का मैं चीफ था, मैं एक बार कई जिलों में बेस बदल कर मैं घूम रहा, चित्तौड़गढ़ में और अपना मंदसौर जिलों में, और ये बात आज भी है कि वहाँ जो किसान जो खेती करते हैं ओपियम की अफीम की जो खेती करते हैं, सरकारी जो रेट है अफीम का वो काफी कम है, और जो मार्केट के अंदर जो ग्रे मार्केट है उससे को लगभग 10-15 गुना उसका रेट है। इसलिए वहां पर ये चोरी होते डाइवर्जन होता है, और डाइवर्जन होकर के ये ग्रे मार्केट में पहुंचता है, और उससे जो लोगों को जो है उससे वो होता है। और डार्क नेट और क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि मैं भारत सरकार का अभिनंदन करता हूं, इस पर विशेष रूप से हमारे एमएचए और आईबी अच्छा काम कर रही है। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसलिए मैं आपका भी धन्यवाद करते हुए अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद। Thank you, Honorable Member Shri Gurjit Singh Ajula ji. थैंक यू स्पीकर सर। ਤੁਸੀਂ सुझाव कुछ अवलोकन भी रखे, कुछ जानकारियां भी दी है और कुछ ग्रीवेंसेस भी रखे। मैंने कल रात को और आज सुबह सारी चीजों को ध्यान से देखा है। मैं सबसे पहले तो सदन के हरसिमरत बहन से शुरू कर पाटिल साहब तक जिन 53 सदस्यों ने अपने मूल्यवान विचार रखे हैं, उनका सरकार की ओर से और समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस विषय को राजनीतिक रंग देने की जगह इस विषय को एक समस्या के नाते सदन ने बहुत गंभीरता से लिया है। क्योंकि हम सब लोग राजनीतिक है, अलग अलग राजनीतिक दल से आते हैं, सत्ता में है, विपक्ष में है, तो थोड़ा बहुत तड़का लगता है राजनीति का। पर उसके तारतम्य को अगर निकाले चर्चा के, तो यहां के हो या वहां के सभी सदस्यों ने इस बात को स्वीकारा है कि गंभीर समस्या है, हमारी नस्लों को बर्बाद करने वाली समस्या है, और अब आगे जाकर ये कारोबार से जो मुनाफा होता है वो आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए भी उपयोग में आता है। इसके गंभीर प्रकार के साक्ष्य और सूचनाएं भी तंत्र के पास उपलब्ध हुई हैं। मैं सबसे पहले देश के गृह मंत्री के नाते नरेंद्र मोदी सरकार का संकल्प इस गृह के अंदर दोहराना चाहता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में मोदी जी ने नशा मुक्त भारत का संकल्प समग्र देश के सामने रखा है, और जब से सरकार बनी तब से गंभीरतापूर्वक इस दिशा में ढेर सारी कार्यवाही भी हुई। मैं सदन को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की ड्रग के कारोबार पर और उसके मुनाफे से आतंकवाद के वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, और हम सख्ताई से इसको जीरो तक ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं।
मान्यवर, ड्रग का प्रचार प्रसार न केवल हमारी आने वाली नस्लों को खोखला करता है, लाखों लाखों परिवारों को बर्बाद करता है और कई प्रकार के सामाजिक दूषण भी, कानून और व्यवस्था से जुड़े हुए भी इससे खड़े होते हैं। आगे मैंने कहा, ऐसे आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए भी इसके मुनाफे का, जो देश भारत में आतंकवाद को बढ़ाना चाहते हैं, समर्थन देना चाहते हैं, वो इसका उपयोग करते हैं और देश के अर्थतंत्र के अंदर ये डर्टी मनी की प्रेजेंस देश के अर्थतंत्र को भी खोखला करती है। इसलिए जो नरेंद्र मोदी जी ने, देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने गृह विभाग के सामने एक लक्ष्य रखा है, नशा मुक्त भारत का, मैं निश्चित रूप से इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं, आश्वस्त करना चाहता हूं कि लक्ष्य की पूरी परिपूर्ति के लिए हमारी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मान्यवर, ये लड़ाई न केंद्र की है, न राज्य की है, न कोई एक विभाग की है। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों ने मिलकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसका परिणाम लाना है तो बहुआयामी लड़ाई लड़े बगैर ये परिणाम नहीं आ सकता है। बॉर्डरों को से भी ड्रग की एंट्री को रोकना पड़ेगा, एयरपोर्ट और बंदरगाहों से भी ड्रग की एंट्री को रोकना पड़ेगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भी सतर्कता के साथ इन टोटो जो योजना बनी है, इसका एक हिस्सा बनकर एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्य की एंटी नारकोटिक्स सारी एजेंसियों ने भी एक पेज पर रहकर काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ पुनर्वसन और व्यसन मुक्ति के लिए समाज कल्याण विभाग और हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी साथ में रहना पड़ेगा। इसके सभी आयामों को अगर हम एड्रेस करते हैं और सभी आयामों को ये लड़ाई के अंदर एक समान तीव्रता से जोड़ते हैं, तभी जाकर हमारा ड्रग फ्री इंडिया का स्वप्न साकार हो सकता है। मान्यवर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लड़ाई केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर लड़नी है। हमारे संघीय ढांचे में राज्य सरकारें कई सारी पार्टियों की होती है, कई बार केंद्र में भी मिली जुली सरकारें आती हैं, परंतु मैं आज ये बात सदन के सामने स्वीकार करना चाहता हूं कि जहां तक ड्रग के खिलाफ लड़ाई का सवाल है, देश की सभी राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लड़ाई को गंभीरता के साथ लड़ा है। और जो भी योजनाएं गई, जो भी सूचनाएं गई, उसका इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स और इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी इन पावर सभी राज्यों ने बहुत अच्छे ढंग से अमल भी किया है। इसलिए कम से कम एक मुद्दा ऐसा है जिसमें तरीकों में थोड़ा बहुत बदलाव, राज्य की जियोग्राफिकल सिचुएशन और आर्थिक व्यापार करने की पद्धति को लेकर हो सकता है, तरीकों में बदलाव, परंतु इसमें कोई मतभेद नहीं है, सब एक पेज पर है। मान्यवर, जहां तक बॉर्डर के राज्य हैं, कल सभी बॉर्डर के राज्यों के सदस्यों ने गंभीरता से विषय रखा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बॉर्डर से ट्रेड का सवाल है, पाकिस्तान के साथ अभी कोई ट्रेड हमारा बॉर्डर से नहीं होता है, इससे ड्रग आने का सवाल नहीं है।
परंतु इससे हमारी दिक्कतें समाप्त नहीं होती। ड्रोन से आता है, तस्करी से आता है, सुरंगें बनाकर भेज देते हैं, बंदरगाहों के माध्यम से आता है, एयरपोर्ट से माध्यम से आता है। तो व्यापार बंद करने से इस समस्या का समाधान नहीं आया है। समस्या को जहां जहां पर वो लोग अपना नया तरीका ढूंढते हैं, उसको हमें नसीहत करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। मान्यवर, एक बहुत सारे सदस्यों का सुझाव आया, हो गया भैया, आगे मेरा पूरा भाषण समाप्त होने के बाद आप कुछ कह सकते हैं। मान्यवर, जहां तक कानून का सवाल है, ढेर सारे लोगों ने कहा, दादा ने कहा कि इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, किसी ने कहा कि इसको कठोर बनाना चाहिए। मैं भारत सरकार की नीति बहुत स्पष्टता से इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। जो दादा आपको भाषण करना है तो मैं बैठ जाता हूं, 10 मिनट बोलिए। इतने सीनियर सांसद होकर बीच में टोका टोकी करना ना आपकी उम्र के लिए अच्छा है, ना आपकी सीनियोरिटी के लिए अच्छा है। मैं बैठ जाता हूं, आप भाषण करिए 10 मिनट प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, हर बार नहीं करनी चाहिए, विषय की गंभीरता को समझना चाहिए, तो बोले नहीं होते। क्रोधित नहीं होता हूं भैया, समझाता हूं। कई बार समझाना पड़ता है बड़ों को भी। मान्यवर, जहां तक कानून का सवाल है, मैं इस सरकार की नीति को बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। जो ड्रग का सेवन करते हैं वो विक्टिम है, उनके प्रति सहानुभूति का रवैया होना चाहिए और पुनर्वसन की तैयारी और पुनर्वसन की कानूनी प्रावधान होनी चाहिए। परंतु जो ड्रग का व्यापार करते हैं, इसकी तस्करी करते हैं, इसको नीचे तक पहुंचाते हैं, वो चाहे छोटा हो या बड़ा, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको कानून के सिकंजे के अंदर डालना चाहिए। ये भेद अगर हम नहीं करते हैं तो कभी कभार हम विक्टिम के साथ ही दुर्व्यवहार करेंगे। जो बच्चा इसमें फंस गया है, जो युवा फंस गया है, उसको वापिस आने के लिए और समाज इसको फिर से स्वीकार ले, इस प्रकार का सामाजिक माहौल बनाने की भी हम सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। मान्यवर, सरकार की तो है ही। जैसे पाटिल साहब ने कहा, व्यसन मुक्ति केंद्रों से लेकर इनके रिहेबिलिटेशन सेंटर से लेकर सारी चीजें बहुत बनाई गई, मैं बताऊंगा आगे। परंतु एक सामाजिक वातावरण भी हमने तैयार करना पड़ेगा कि जिसने ड्रग ले लिया वो खराब है, ऐसा नहीं है। इसको फिर से समाज के अंदर पुनः प्रस्तापित सम्मान के साथ करने के लिए, एक सामाजिक माहौल बनाने के लिए भी सभी सांसदों ने साथ में मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। मान्यवर, जहां तक ड्रग के कारोबार पर सख्ती का सवाल है, भारत सरकार ने विगत 3 सालों से ढेर सारे व्यवस्थाएं की हैं। सबसे बड़ा बदलाव हमने किया है, जैसे गृह मंत्रियों के सम्मेलन में भी मैंने आग्रह से किया था, इसके बाद सभी गृह मंत्रियों और डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर भी मैंने कहा था, किसी भी इन्वेस्टिगेशन को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। ड्रग की किसी भी जब्ती को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। एक जगह ड्रग की छोटी सी पुड़िया भी मिलती है तो वो इन्वेस्टिगेशन को, ये ड्रग कहां से आई, वो सरहद तक ले जाना पड़ेगा, तभी जाकर पूरा नेटवर्क ध्वस्त होगा। और अगर किसी बंदरगाह पर, एयरपोर्ट पर ड्रग पकड़ा गया तो वो ड्रग छोटे सी छोटी पान की दुकान पर कैसे जाना था, वो पूरे नेटवर्क का अगर हम जांच करते हैं तभी जाकर ये समस्या का समाधान होगा। मैंने सभी गृह मंत्रियों को यह भी कहा है
उसमें राज्य की भी सीमाएं आती है, कई बार अंतर्देशीय सीमाएं भी आती हैं, अंतर्राज्य की सीमा भी आती हैं, सीमा के पार भी इसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। उस वक्त एनसीबी और एनआईए दो ऐसी एजेंसियां हैं जो एनसीबी पूरे देश भर में जांच कर सकती है और एनआईए विदेश में जाकर भी जांच कर सकती है। इसीलिए जब एनआईए का कानून हम लेकर आए तब उसमें ड्रग के कारोबार को हमने डाल दिया था। और मान्यवर, मैंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को विनती किया था कि अगर आपके राज्य में कोई ऐसा केस है जिसके टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन करते वक्त राज्य की सीमाएं लांघनी पड़ती है, तो आप निसंकोच एनसीबी की मदद ले सकते हैं। एनसीबी हर एक राज्य को मदद करने के लिए तैयार है और कटिबद्ध है। और अगर वो इन्वेस्टिगेशन देश की सरहदों के बाहर जाता है तो आप वो इन्वेस्टिगेशन के लिए एनआईए की भी मदद ले सकते हैं। एनआईए आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। और मुझे आनंद है मान्यवर, लगभग 42 इन्वेस्टिगेशन राज्यों ने एनसीबी या एनआईए को दिए हैं और सफलतापूर्वक पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आज तीनों एजेंसियां, राज्य की, एनआईए और एनसीबी, आगे बढ़ रही है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी हमने मिले हैं। और राज्य के सहयोग से केंद्र का नारकोटिक्स के सामने लड़ने की गति भी दुगनी हुई है और उत्साह भी दुगना हुआ है। मान्यवर, एनसीबी और एनआईए को जो केस सौंपे गए वो केसों को हमने राज्य की एजेंसियों को साथ में रखकर भी इन्वेस्टिगेट किया है। मान्यवर, अभी एक गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट का उल्लेख आया। मैं थोड़ा अप्रोच बदलने की बात करता हूं। एक गोल्डन ट्रायंगल जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, गोल्डन क्रिसेंट ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। ये ड्रग के व्यापारियों ने उसको गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट नाम दिया है। मैं जब भी बैठक में इन क्षेत्रों का शब्द प्रयोग करता हूं तब डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट कर ही करता हूं। ये मौत का व्यापार करने वाले, हो सकता है वो गोल्डन ट्रायंगल हो नशे के कारोबारियों के लिए, हमारे लिए नहीं होना चाहिए। और ये हमारे अप्रोच के अंदर बदलाव समग्र दुनिया के सामने बहुत बड़ा संदेश भेजेगा। मान्यवर, नारकोटिक्स के खिलाफ भारत सरकार के गृह विभाग ने जो लड़ाई, भारत सरकार के वित्त विभाग ने जो लड़ाई छेड़ी है, और इसमें समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग हमारी मदद में है, इसमें हमने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इसके 3 हिस्से हमने रखे हैं। संस्थागत संरचना की मजबूती, जो इंस्टीट्यूशंस हैं इसको स्ट्रॉन्च करना, जवाबदेह करना और सतत मॉनिटरिंग से उसको अलर्ट रखना। सभी नार्को एजेंसियों का, जिसमें स्टेट की नार्को एजेंसी भी आती है मान्यवर, और केंद्र की भी सभी डिपार्टमेंट आते हैं, उनका सशक्तिकरण और समन्वय, उनको एम्पावर करना और सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, और एक विस्तृत अभियान जागरूकता और पुनर्वसन के लिए हाथ में लेना। ये 3 विभागों में ये लड़ाई की संरचना गृह विभाग ने की है, क्योंकि मान्यवर ये सीमा रहित अपराध है। ये अपराध की कोई सीमा ही नहीं है। कहीं से बैठकर कोई इसका व्यापार कर रहा है और बच्चे हमारे फंस रहे हैं, पीढ़ी नस्लें हमारी बर्बाद हो रही है। तो जब तक कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन नहीं होता है, हम इस लड़ाई को जीत नहीं सकते हैं। तो 3 स्तर पर, त्रिसूत्रीय फॉर्मूला पर हम आगे बढ़े हैं और ये तीनों सूत्रों पर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से आगे बढ़े हैं। ये किसी एक डिपार्टमेंट की लड़ाई नहीं है, किसी एक सरकार की नहीं है। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, उसके सभी डिपार्टमेंट ने साथ मिलकर और देश की सभी सरकारों ने साथ में मिलकर ये लड़ाई को लड़नी है। मान्यवर, हमने जो प्रमुख इनिशिएटिव लिए हैं, इसमें संस्थागत संरचना की मजबूती के लिए मैं बात करना चाहूंगा।
2019 में हमने 4 स्तरीय एनकोड की स्थापना की है। एक शीर्ष स्तरीय एनकोड है, इसके बाद में एग्जीक्यूटिव कार्यकारी स्तर पर एनकोड समिति है, उसके बाद में राज्य स्तरीय एनकोड समिति बनी है और इसके बाद में जिला स्तरीय एनकोड समिति बनी है। तो जिला से लेकर केंद्र तक ये एनकोड समितियों के माध्यम से एक समन्वय स्थापित किया है और केंद्र में भी नीति निर्धारण करने वाले लोग और एग्जीक्यूशन करने वाले लोग, इसके लिए भी शीर्ष स्तरीय कमेटी और कार्यकारी समिति, इस प्रकार के 2 हिस्से हमने किए हैं। अभी 5वीं शीर्ष स्तरीय एनकोड कमेटी की बैठक हुई थी, मैंने ही इसकी अध्यक्षता की थी और ढेर सारे फैसले हमने लेकर नीचे राज्यों को पहुंचाए हैं। अब वो जिले तक परकोलेट हो गए। मगर इस स्तर पर मैं सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को भी सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। ढेर सारे राज्यों ने, लगभग 100% राज्यों ने राज्य स्तरीय एनकोड समिति बना ली है। इसकी मीटिंग्स भी होती है, इसकी मिनट्स भी आती है और वहां पर केंद्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधियों को बिठाते भी है, चर्चा भी करते हैं। परंतु सबसे महत्वपूर्ण जो है, जिला स्तरीय संरचना का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब तक डीसीपी और कलेक्टर इकट्ठा बैठकर, समाज कल्याण अधिकारी इकट्ठे बैठकर और हेल्थ डिपार्टमेंट का बंदा इकट्ठा बैठकर जिला स्तर पर इसकी मीमांसा नहीं करेंगे, ये हमारी लड़ाई सफल नहीं होने वाली। आज तक देश के सिर्फ 32% जिलों में, हम 1.5 साल से प्रयास कर रहे हैं, 32% जिलों में ही समिति बनी है। इस सदन के माध्यम से मैं देश भर के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और केंद्र शासित प्रदेश के सभी सरकारों को, एलजी को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्वयं व्यक्तिगत स्तर पर इंटरेस्ट लेकर आप अपने अपने राज्य में जिला स्तरीय एनकोड समिति की रचना करें। जिस दिन राज्य के, देश के सभी जिलों में जिला स्तरीय एनकोड समिति बन जाएगी और राज्य स्तरीय एनकोड समितियों को उसका फीडबैक मिलेगा, ये लड़ाई हमारी बहुत मजबूत हो जाएगी। एनकोड नोडल एजेंसी के तौर पर हमने मान्यवर एनसीबी को रखा है। इसके तहत भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक दल, ड्रग कंट्रोलर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी, एनटीआरओ, पोर्ट ट्रस्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कोस्टल पुलिस और राज्य की नार्को एजेंसी, ये सब मिलाकर एक कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। इसके लिए मान्यवर हमने एक एनकोड पोर्टल भी बनाया है जो एनसीबी चलाती है। एनकोड पोर्टल का काम डेटा इंटीग्रेशन का है। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में एनकोड पोर्टल बन गया है और अब बहुत अच्छा काम कर रहा है। राज्य स्तर के एनकोड तंत्र के भी सभी 4 राज्य स्तरीय हितधारक इसके मेंबर है मान्यवर, और बहुत सारी एजेंसियों के तालमेल को इस एनकोड पोर्टल के माध्यम से सुचारू रूप से हमने नीचे तक पहुंचाया है। 2 साल हो गए हैं पोर्टल बने हुए। 2 साल में हमने बहुत अच्छे परिणाम, बड़ी बड़ी जब्तियां ये पोर्टल के माध्यम से की है और पोर्टल पर ढेर सारी जानकारियों को भी डाला है। अधिकृत एजेंसियों के सारे नंबर डाले गए हैं, समस्त जानकारियां डाली है। भारत सरकार ने किए हुए सारे एमओयू डाले हैं, द्विपक्षीय समझौतों को डाला है। प्रशिक्षण कैलेंडर जो देश भर का है, लॉयर्स का प्रशिक्षण कैलेंडर, इन्वेस्टिगेटर का प्रशिक्षण कैलेंडर और पुनर्वसन का काम करने वाले सोशल वेलफेयर के अधिकारियों का प्रशिक्षण कैलेंडर, उसको भी डाला है। कुछ लैंडमार्क जजमेंट जो प्रो प्रोसिक्यूशन है उसको भी वहां डाला है। एनुअल रिपोर्ट भी वहां डाल दी जाती है। एनसीबी की हैंडबुक जो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके लिए है, वो भी हमने इस पर डाला है। मीटिंग्स की मिनट्स भी इस पर
24 घंटे में अपलोड कर दी जाती है और ATR को भी अपलोड कर जाती। एक प्रकार से संपूर्ण सूचनाएं एक ही जगह से जिले स्तर के, पुलिस स्टेशन स्तर के अधिकारी को भी उपलब्ध हो जाए, इस प्रकार की प्रणाली हम लेकर आए हैं और उसको एक ही छत्र के नीचे चलाकर राज्यों को और पुलिस स्टेशन तक की पूरी चीजों को हमने कोऑर्डिनेट किया है। मान्यवर, अभी इंटरपोल की जनरल असेंबली हमारे देश में हुई, उसमें नारकोटिक्स और टेरर लिंक्स पर विषय मैंने उठाया था और वहां पर भारत की ओर से आग्रह किया गया कि इंटरपोल नारकोटिक्स और टेररिज्म और नार्को के व्यापार से टेररिज्म का वित्त पोषण, ये 3 विषयों पर रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म सभी देशों का बनाए तो सभी देश इससे आगे बढ़ सकते हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज भी हो सकता है। यहीं पर अभी नो मनी फॉर टेरर का पूरे देश भर के गृह मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। वहां पर भी हमने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए, नारकोटिक्स की लड़ाई के लिए बहुत थ्रस्ट दिया गया है। मान्यवर, हमने एक संयुक्त समन्वय समिति भी बनाई है और केंद्रीय स्तर पर इसकी ढेर सारी बैठक भी की है। एनसीबी की कैडर को भी हमने पुनर्गठित किया है। 419 पदों का सृजन कर जिसमें सीनियर ऑफिसर ज्यादा है क्योंकि राज्यों को असिस्ट करना है, इसको हमने आगे बढ़ाने के लिए एक इनिशिएटिव लिया है। नार्को अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस जिसका शॉर्ट फॉर्म है निदान, उसको भी तैयार किया है और हर केस की चालान और हर केस के जजमेंट को इस पर अपलोड कर प्रोसिक्यूशन के वकीलों के लिए टिप्स भी इस पर उपलब्ध है। और इसके साथ साथ इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS के लिए भी जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली और जेल का डेटा दोनों भी हम साझा कर रहे हैं। मान्यवर, ड्रग नेटवर्क के चार्ट को भी हमने मैपिंग कर लिया है और पूरे राज्यों में ड्रग आने का रास्ता कौन सा है और उसके नेटवर्क की संभावनाएं क्या है, उसको भी 472 जिलों में हमने मैप कर राज्यों को भेज दिया है। बहुत बड़ी एक्सरसाइज। 2 साल तक भारत सरकार के सभी अधिकारियों ने 472 जिलों का मैपिंग किया है, सर्वे के आधार पर किया है, सूचनाओं के आधार पर किया है और जो जब्ती की गई, जो केस बने गए, जो सजाएं हुई हैं और जो इंट्रोगेशंस के रिपोर्ट्स आए, ये सबको संकलित करते मैं इस सदन में बैठे हुए सभी व्यक्तियों को कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए। कितना भी बड़ा अपराधी है, 2 साल में स्थिति ऐसी आने वाली है, इसकी जगह जेल की सलाखों के पीछे। और ये सुनकर अगर किसी को इसमें से वापिस आ जाना है तो अच्छी ही बात है, आ सकते हैं। मान्यवर, NDPS के तहत हमने सीमा सुरक्षा बल, SSB, असम राइफल, ये तीनों को केस करने के अधिकार दे दिए गए हैं क्योंकि कहते हैं भाई सीमा भारत की जिम्मेदारी है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है, निगरानी नहीं रखते, ड्रग वहां से आ रही है। और जब BSF को अधिकार देते हैं तो कहते हैं राज्यों के अधिकार ले लिए, तो BSF वहां क्या करेगी भाई? आप बताइए मुझे, क्या करेगी? मान्यवर, ये ऐसा मसला नहीं है। और BSF कौन सी फॉरेन एजेंसी है? हमारे देश के दुश्मन ड्रग भेज रहे हैं, BSF वाले पकड़ेंगे, केस करने का अधिकार नहीं है। SSB वाले पकड़ेंगे, केस करने का अधिकार नहीं है। क्या करेंगे निहत्था बैठकर? जो लोग इसको पॉलिटिकल इश्यू बना रहे हैं वो ड्रग के कारोबार का समर्थन कर रहे हैं। एजेंसियां निहत्ती होकर काम नहीं कर सकती। मान्यवर, एजेंसियों को अधिकार देना पड़ेगा और मेरा स्पष्ट मानना है कि एजेंसियों को अधिकार देना चाहिए। हमारी एजेंसियों पर, देश की एजेंसियों पर, देश का संसद को अगर भरोसा नहीं है तो किस हिम्मत से वो काम करें? मान्यवर, इसी तरह से भारतीय तटरक्षक
और सारे जो कोस्टल पुलिस स्टेशन बने हैं राज्यों के, उसको भी अधिकार दिया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को भी हमने अधिकार दिया है। और एनआईए को दुनिया भर में अगर हमारे देश में ड्रग के कारोबार से जुड़ी हुई कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी है तो आज एनआईए दुनिया भर के देशों में जाने के लिए इसी संसद ने उसको सशक्त किया है, अधिकार दिया है और एम्पावर किया है। मान्यवर, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी हमने ढेर सारे एक्सपर्ट्स हायर किए हैं। वित्तीय दस्तावेजों के विश्लेषण और उस पर से तारण निकालने के लिए ढेर सारी एक्सपर्ट्स की टीम भारत सरकार के गृह विभाग ने हायर की है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कई ऐसे सारे सॉफ्टवेयर बनाए हैं जिससे सॉफ्टवेयर के आधार पर ही इसको पकड़ा जा सके। और अभी अभी जो जिक्र करते थे कि गुजरात की बंदरगाह से 3000 किलो नशा पकड़ा गया, जो आज तक का सबसे बड़ा कैच है, वो कस्टम के सॉफ्टवेयर एनालिसिस के आधार पर ही पकड़ा गया। और मान्यवर, अभी कुछ सदस्य पढ़ रहे थे, मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, सिर्फ एक दृष्टिकोण के बदलाव की विनंती करना चाहता हूं। किस राज्य में से सबसे ज्यादा ड्रग्स पकड़े गए, उसका मतलब हम ये ना निकाले कि वो राज्यों में सबसे ज्यादा ड्रग है। इसका मतलब ये है कि वो राज्य सबसे ज्यादा काम करता है और पकड़ता है। अगर पकड़ते ही नहीं है तो कुछ नहीं पकड़ा जाएगा, तो फिर पंजाब में ड्रग ही नहीं है। अगर पकड़ना नहीं है तो आंकड़े अच्छे ही हो जाएंगे। मगर क्या इस शुतुरमुर्ग नीति से हम देश को बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते। हमारा मुंह मिट्टी में डालने से आंधी नहीं चली जाती मान्यवर, आंधी को फेस करना पड़ता है, सीने पे झेलना पड़ता है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक मिनट मान्यवर कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे ड्रग कहां से आ रहा था। ड्रग गल्फ कंट्रीज से आ रहा था। इसके मालिक कौन है, उनको सारे के सारे पकड़ लिए गए हैं, फैक्ट्रियां सील कर दी गई हैं और उसके आधार पर देश के 12 राज्यों में रेड कर वहां भी कारोबार करने वालों को पकड़ लिया। और दूसरी बात, अभी मेरे पास नहीं है, मुझे मालूम नहीं था कि मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की तरह इस सदन में जवाब देना पड़ेगा, तो मैं डिटेल लेकर नहीं आया हूं, मगर चालान कर दिया गया है, ऑनलाइन उपलब्ध है, सर्च कर नहीं मिलना है तो मुझे बताइएगा, मैं भेज दूंगा आपको। माननीय अध्यक्ष जी, संपत्तियों को जब्त करने के लिए भी हमने कार्य पद्धति डिस्ट्रिक्ट लेवल तक सर्कुलरेट कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग की चैनलें, हवाला लेन और डार्क नेट, ये तीनों के लिए हैकाथॉन कर हमने ढेर सारे बच्चों के टैलेंट को संग्रहित कर एक बहुत सटीक रणनीति बनाई है, जो सार्वजनिक करना ठीक नहीं है, परंतु मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये सारी चैनलों का उपयोग कर कोई मानता है कि एजेंसियों की नजर के बाहर जाएगा तो वो ऐसा नहीं होगा। ढेर सारे लोग पकड़े गए हैं और आगे भी अभियान हमने नारकोटिक्स के पकड़ते वक्त और एयरपोर्ट पर और बंदरगाहों पे डॉग स्क्वाड की तंगी थी, तो हमने हमारे ही स्वदेशी डॉग की नस्ल को तैयार कर अब बहुत बड़ी मात्रा में डॉग स्क्वाड बना लिए हैं और हम राज्यों को भी मान्यवर दे रहे हैं। मान्यवर, एनकोड के स्ट्रक्चर से जो प्रभावी समन्वय हो रहा है, इसको नीचे तक ले जाने के लिए हमने ढेर सारी सूचनाएं दी हैं। इसके साथ साथ एकीकृत ड्रग डेटा, सूचना प्रबंधन, सरकारी आदेश, सरकारी कानूनों, जो मैपिंग किया गया है इसकी डिटेल्स, मैपिंग को एक्सप्लोर करने के लिए जो नियम बनाए गए, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सचेंज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और न्यायालय के अच्छे प्रोसिक्यूशन के
पक्ष में आए हुए आदेशों का एनालिसिस और आर्ग्यूमेंट्स, ये सारा तैयार कर जिला स्तर तक एनकोड के माध्यम से हमने भेज दिया है। मान्यवर, डेडिकेटेड एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स भी हमने बनाया है। राज्यों और संघ क्षेत्रों के समर्पित एक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स भी राज्यों की सहायता में उपलब्ध है। इसके साथ साथ फार्मा डिपार्टमेंट जो भारत सरकार का है, दोहरे उपयोग वाली दवाइयों के लिए कितना मिनिमम उपयोग हो सकता है, इस पर भी एक अधिकारियों का समिति बनाकर कितनी दवाओं पर बैन कर सकते हैं, जिसके विकल्प उपलब्ध हैं, वो दवाइयों को पूर्णतः बैन कर दिया जाए, इस पर भी काम चालू है। 4 मीटिंग हो गई है, अंतिम मीटिंग मार्च महीने में रखी है। मुझे आशा है कि ढेर सारी दवाइयों को प्रतिबंधित श्रेणी में हम ले जाएंगे, जिससे इसके उपयोग पर रोक लगाई जा सके। मान्यवर, समुद्री रास्ते से तस्करी रोकने के लिए मैं इतना बताता हूं कि एक जमाना था जब सीमाओं से नारकोटिक्स आता था, आज भी आता है, ड्रोन से आता है। जो ओपन सरहदें हैं उत्तर पूर्व की, वहां से भी आता है, परंतु 60 से 70% नारकोटिक्स अब समुद्री रास्ते से और एयरपोर्ट से आता है। इसको पकड़ने के लिए भी हाई लेवल टास्क फोर्स बना दिया गया है और हमने भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एनसीबी चारों की संयुक्त साप्ताहिक बैठक कर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, जिसमें कस्टम और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर को भी रखते हैं। तो हम एक भी कोना ऐसा छोड़ना नहीं चाहते जहां से ड्रग की अवैध कारोबार भारत के अंदर प्रवेश हो। मान्यवर, अवैध खेती का जहां तक सवाल है, हमने कुछ सॉफ्टवेयर बनाए हैं, ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। मैं मणिपुर के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि सबसे पायलट प्रोजेक्ट हमने वहां लिया था। वहां पर लगभग 1000 हेक्टर अवैध नशे की खेती को डिस्ट्रॉय कर उनको वहां पर हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन कर रिहेबिलिट करने का प्रयास किया। इसी प्रकार का प्रोग्राम हमने राजस्थान के लिए भी बनाया है, मध्य प्रदेश के लिए भी बनाया है, सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए भी हमने बनाया है। और ये हमारा जो अध्ययन समूह है गृह मंत्रालय का, इसने बहुत अच्छा रोड मैप राज्यों को बनाकर इस विषय में दिया है। मान्यवर, डार्कनेट और क्रिप्टो पर लगाम लगाने के लिए भी, जैसा मैंने पहले कहा कि एक अलग अलग प्रकार के हैकाथॉन किए गए, देश के चारों कोनों में किए गए, लगभग 3200 से ज़्यादा युवा इसके अंदर हिस्सा लिए, ढेर सारी चीज़ें हमें प्राप्त हुई है, इससे एक MOB बनाया गया है। परंतु इसके साथ साथ मैक, जो एक सभी एजेंसियों के समन्वय का सेंटर है, सब मैक के रूप में हमने नार्को के लिए एक अलग मैक की व्यवस्था को गठित किया है और इसके अंदर नार्को ट्रैफिकिंग प्लेटफॉर्म की निगरानी, ड्रग नेटवर्क के इंटरसेप्शन, ट्रेंड्स के निरंतर एनालिसिस, डेटाबेस के अपडेट को एनालिसिस कर नई रणनीति बनाना और कार्य प्रणाली और नोड्स पर ध्यान देते हुए एक बहुत अच्छी रणनीति साप्ताहिक इसका रिव्यू हम करते हैं और मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ा फायदा मान्यवर हुआ है। नारकोटिक्स का प्रशिक्षण का मॉड्यूल भी बनाया गया है। 5 अलग अलग प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाए गए हैं, जिसके अंदर नारकोटिक्स के केस को किस तरह से लड़ा जाए, चालान करने के पहले मिनिमम क्या इसके अंदर चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है, इसके साथ साथ जब जब्ती होती है तब क्या केयर लेनी है जिसका फायदा व्यापार करने वालों को प्रोसिक्यूशन के वक्त न मिल पाए। तीसरा, पुनर्वसन के लिए भी एक ट्रेनिंग का मॉड्यूल बनाया है। चौथा मॉड्यूल इलेक्ट्रॉनिक एनालिसिस का, सारे डेटा के एनालिसिस का बनाया है। और 5वां मॉड्यूल समन्वय के लिए, अगर फिजिकली नहीं मिल सकते हैं तो ऑनलाइन समन्वय कैसे हो सकता है, इसका भी हमने मॉड्यूल बनाया है। और ये 5 अलग अलग मॉड्यूल का डिस्ट्रिक्ट तक का ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है। मैं बड़े हर्ष के साथ बताना चाहता हूं कि राज्य स्तर के ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 दिसंबर को सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के हमने समाप्त कर दिए गए और 40% डिस्ट्रिक्ट में भी ये काम हो चुका है। नारकोटिक्स के फॉरेंसिक के लिए भी एनसीबी और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के बीच में हमने एक समझौता किया है।
और नारकोटिक्स की रीजनल लैब हम लगभग देश में 6 भारत सरकार बना रही है, जिससे सैंपल के टेस्टिंग के अंदर देरी नहीं होगी, किसी के बेल होने का संभावना को मिनिमम कर दिया जाए। इस प्रकार की व्यवस्था आज हमने करी है और उसमें डेट के हिसाब से प्रायोरिटी नहीं होगी, क्वांटिटी के हिसाब से प्रायोरिटी होगी, जिससे संजीदगी वाले केस जो है, बड़ी मात्रा वाले केस है, उसके अपराधियों को बेल न मिल पाए। और मान्यवर, ये इससे काफी लोगों को तकलीफ पड़ेगा, मुझे मालूम है, मगर हम चाहते ही है कि उनको तकलीफ पड़े, इसलिए ये व्यवस्था को मान्यवर किया है। जहां तक नशामुक्त भारत का अभियान है मान्यवर, मैं आपको कुछ चीजें सदन को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि न्याय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त 2020 को ये अभियान को हमने लॉन्च कर दिया गया है और 372 जिले जो मैंने कहा मैपिंग किए हुए हैं, वो सभी 372 जिलों में लगभग हमने इसको नीचे तक, तहसीलों तक पहुंचाने की शुरुआत की है। इसके तहत लगभग 2.7 लाख से ज्यादा शैक्षिक संस्थाओं में 14 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने नशा मुक्ति का शपथ लेने का कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से मान्यवर किया है। 8000 से ज्यादा मास्टर स्वयंसेवकों की पहचान कर दी गई है, जो मिनिमम मानदेय लेकर अपना ये काम करते हैं और सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से भी इसकी प्रसिद्धि करते हैं। नशा मुक्ति की राष्ट्रीय ऑनलाइन शपथ के माध्यम से लगभग 1 लाख शैक्षिक संस्थाओं को और इसके माध्यम से और युवाओं को इसके साथ जोड़ने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। जो ऑनलाइन सफलता होगी, FCRA का जिक्र कर रहे थे, इसमें ढेर सारे NGO भी जुड़े हैं, मगर ये NGO ऐसे हैं जो भारत के समाज को स्वस्थ करना चाहते हैं। कुछ NGO ऐसे होते हैं जो भारत के समाज को प्रताड़ित करना चाहते हैं। दोनों के लिए भारत सरकार की नीति एक नहीं हो सकती। FCRA के कानून का जो पालन नहीं करेगा उसके साथ सख्ती की जाएगी, कोई दया का भाव नहीं रखा जाएगा। विदेश से आए हुए धन के स्रोत राज्य की निगरानी में नहीं हो, ऐसा नहीं चलेगा। बहुत चला लिया जब आपकी सरकार थी, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, देश को खत्म करने के लिए देश के अंदर एक कानी पाई भी हम नहीं आने देंगे। आज भी पीएम केयर्स फंड की तफ्तीश होगी। पीएम केयर्स फंड की माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, इस मिशन के अंदर चिन्मय मिशन भी जुड़ा है, रामकृष्ण मिशन भी जुड़ा है, आर्ट ऑफ लिविंग भी जुड़े हैं, ब्रह्मा कुमारीज भी जुड़े हैं, निरंकारी मिशन भी जुड़ा है और ढेर सारे आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक संगठन भी जुड़े हैं। इन पर कोई तकलीफ नहीं है, उनको FCRA के कानून से कोई दिक्कत भी नहीं है। मगर जो लोग देश के अंदर देश की डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं और इसके लिए FCRA का उपयोग करना चाहते हैं, तो वो कानूनन इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। इस पर सख्त कार्रवाई होगी। मान्यवर, हमने लगभग 341 इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर भारत सरकार के फंड से बन गए हैं और 300 बना रहे हैं, जिसके अंदर दुनिया भर की आधुनिक से आधुनिक रिहेबिलिटेशन की पद्धतियों को अपनाया जाएगा और हमारे बच्चों को फिर से एक बार देश के विकास के साथ जोड़ने का इसके माध्यम से मान्यवर हम काम करेंगे। और नशीली दवाओं के खिलाफ जागरूकता के लिए हमने सबसे ज्यादा युवाओं को जोड़ने की रणनीति अपनाई है। जैसे जब हम उम्र बात करता है तो जल्दी युवा उसको सुनता है, तो युवा इसकी चपेट में न आए, इसके लिए हमने करे हैं। 41 एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज भी सरकारी अस्पतालों में जो बहुत ज्यादा एडिक्ट हो गए हैं, इसके लिए हमने शुरू की है और 75 बनाने का हमारा कार्य योजना है। मान्यवर, 72 आउटरीच ड्रॉप इन सेंटर भी बनाए हैं, जिनको अभी शुरू में लत लगी है उसको
जिसको लत के कारण शरीर बर्बाद हो गया है, मन बर्बाद हो गया है, इसके साथ बिठाते हैं तो भयावह परिणाम देखकर वो नशे की लत से वापिस आता है। ऐसे भी सेंटर हमने लगाए हैं और लगभग 2 लाख परामर्शदाता भी हमने तैयार किए हैं जो ऐसी केस में परामर्श देने का काम करते हैं। मान्यवर, नशा मुक्ति के लिए मैंने जैसे कहा कि एनकोड की बैठक स्वयं मेरी अध्यक्षता में हुई। नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर मैंने क्षेत्र वाइज भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। दक्षिण का बैठक बाकी है, बहुत जल्दी कर दूंगा। बाकी असम भी किया, गुजरात में भी किया, पंजाब में भी किया। क्षेत्रीय बैठक कर भी राज्य के अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए हमने काम किया है। और मान्यवर, मैं इतना बताना चाहता हूं कि हमने 75 साल के मौके पर एक लक्ष्य लिया था कि हम 60 दिन के अंदर 75,000 किलो ड्रग को जलाएंगे। मुझे कहते हुए आनंद है, 60 दिन में 1,60,000 किलो से ज्यादा ड्रग को हमने जलाने का काम किया। और ये अभियान जो मैंने सारा बताया उसको ऑल ओवर मॉनिटरिंग के लिए गृह मंत्रालय के अध्यक्षता में, गृह सचिव की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव, रसायन और उर्वरक सचिव, स्वास्थ्य सचिव, फार्मा विभाग के सचिव, राजस्व विभाग के सचिव और पोर्ट डिपार्टमेंट और एयरपोर्ट अथॉरिटी के सचिव को इसके साथ एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है जो हर 15 दिन में बैठकर इसकी मीमांसा करती है। मान्यवर, प्रयास तो करते हैं, योजनाएं भी बनती है, मगर कई बार प्रयास करते वो जमीन पर नहीं उतरते। मगर ये एक ऐसी सरकार है जो प्रयास करती है उसको लॉजिकल एंड तक लेकर जाती है। जब हम तय करते हैं कि देश के हर गांव में बिजली पहुंचेगी, तो 70 साल से जहां बिजली नहीं पहुंची ऐसे 20,000 गांवों में 20 महीनों में हम बिजली पहुंचाते हैं। जब हम तय करते हैं कि हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे तो हम पहुंचाने में सफल होते हैं। और अब तय किया है मोदी जी ने कि जल से नल पहुंचाएंगे। मुझे भरोसा है जल से नल भी पहुंचाएंगे। मान्यवर, हमने तय किया कि इस देश को नशे की लत से इस देश की युवानी को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। कोई कुछ भी मानता हो, इसके नतीजे मिल रहे हैं। मान्यवर, आंकड़े कभी झूठ नहीं होते हैं और आंकड़े प्रयासों को की पुष्टि करते हैं, इसलिए मैं आंकड़े जरूर देना चाहता हूं। 2006 से 13 का और 2014 से 22 का। अब कोई सवाल ना पूछे 6 से 13 का क्यों लिया है, सब समझते हैं, यहां भी समझते हैं, वहां भी समझते हैं। मान्यवर, 2006 से 13 में 22,45,000 किलो ड्रग पकड़े गए। 22,45,000। 2014 से 22 में 62,60,000 किलो ड्रग पकड़े गए। मान्यवर, यूनिट्स में देखे तो 10 करोड़ यूनिट्स पकड़े गए और अब मोदी जी के शासन में 24 करोड़ यूनिट पकड़े गए। कीमत में लगभग 23,000 करोड़ की कीमत थी 2006 से 13 में। इतनी महंगाई वहां नहीं हुई है जिससे कीमत बढ़ जाए, मात्रा बढ़ी है 23,000 करोड़। और मान्यवर, अब 97,000 करोड़ के ड्रग को पकड़कर जला दिया गया, 5 गुना ज्यादा। मान्यवर, मामले 1,45,062 रजिस्टर हुए थे, इसमें 4,14,697 मामले थे और कुल गिरफ्तारी 1,62,908 हुई थी और यहां पर 5,23,234 हुई। पहले गंभीर प्रकार के केसों की क्वालिटी नहीं बनी थी। ड्रग के सेवन करने वाले का केस अलग होता है, ड्रग के खुदरा व्यापार करने का केस अलग होता है और ड्रग स्मगलिंग और ड्रग के डीलर का केस। हमने डीलर और स्मगलिंग के केस को गंभीर प्रकार के 13,000 केस मान्यवर डीलर और स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ रजिस्टर हुए। ये बताता है कि हमारी दिशा सही है, परिणाम भी मिल रहे हैं। मान्यवर, कई बार मैं तो आश्चर्य करता हूं, कई बार सभाओं में मैंने देखा एक राष्ट्रीय नेता अब उपस्थित नहीं है, उपस्थित होते तो नाम भी दे देता, यात्रा में है तो नहीं, मैंने कहा ना, नहीं, मैं सुनिए ना, मेरा सोच के
मेरा सोच के बारे में कुछ नहीं है, समझ के बारे में समझो जरा। मान्यवर, मैंने गुजरात के चुनाव के वक्त एक भाषण सुना कि गुजरात में ड्रग का कारोबार बढ़ गया है, गुजरात से ड्रग पकड़ा जाता है। अरे भाई, देश की सीमा है, बंदरगाह है, बंदरगाह से आएगा, हम पकड़ेंगे तो अच्छा किया या बुरा किया, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। अब पंजाब में नहीं पकड़ा जाता है तो क्या बिट्टू साहब कह सकते हैं पंजाब में ड्रग नहीं है? भाई, पकड़ना कोई बुरी बात नहीं है, पकड़ना अच्छी बात है, और हम इस कमेंट से कोई हतोत्साह नहीं होंगे और पकड़ेंगे और खत्म करेंगे। मान्यवर, ये जो जिस प्रकार की चीजें कर रहे हैं, मुझे तो मालूम नहीं है पूरी लड़ाई को समझ रहे या नहीं समझ रहे। मान्यवर, पिछले 5 वर्ष में हमने 61 नए साइटोट्रोपिक पदार्थों को अधिसूचित किया है, जो पहले इस कैटेगरी में नहीं आते थे, अब एफएसएल से सिद्ध कर कर इसको करा है। जब्ती की क्वालिटी में भी सुधार आया है। लगभग भारतीय एजेंसियों ने 14,000 किलो ट्रामाडोल को भी जब्त करने का काम किया है। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अभियान कोई एक सरकार का नहीं हो सकता, ये अभियान कोई एक दल का भी नहीं हो सकता, ये अभियान कोई एक एजेंसी का भी नहीं हो सकता। केंद्र और राज्य की सभी एजेंसियों ने एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर समान तीव्रता और समान गंभीरता के साथ इस अभियान को चलाना पड़ेगा, तब हम हमारी आने वाली नस्लों को बचा पाएंगे। मान्यवर, ये लड़ाई ऐसे नाजुक मोड़ पर है, अगर इस वक्त हम जीतते हैं तो हम हमारी नस्लों को बचाते हैं, और इस वक्त अगर नशे के व्यापारी जीतते हैं तो हमारी नस्लों को कोई बचा नहीं सकता। इसलिए मेरा पूरा सदन से अनुरोध है मान्यवर कि इस एक मुद्दे पर हम राजनीति न करें, सभी राज्य की सरकार एक साथ आए, जिला स्तरीय एनकोड की रचना करे, और ये जो अभियान मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के गृह विभाग ने चलाया है, वो अभियान को सभी लोग मजबूत बनाएं। हम भी राज्यों के अभियान को मजबूत बनाने के लिए बहुत तत्पर हैं और उत्सुक भी हैं। सब केंद्र शासित प्रदेश, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और समग्र देश की जनता और हम सभी जनप्रतिनिधि मिलकर इस अभियान को सफल बनाएं और जीरो टॉलरेंस टू ड्रग और नशा मुक्त भारत की रचना करें। यही अभ्यर्थना कर मेरी बात को सर मैंने भाग नहीं लिया, 1 मिनट में सर समाप्त। जिन्होंने भाग लिया उनको गृह मंत्री जी अपने विस्तार से चर्चा किए हैं, बहुत सारे बैठ जाइए, व्याख्या दिए हैं। माननीय सदस्य, एक मिनट मैं आपको ये कहना चाहते हैं कि जिस रवैया से आपने हिंदुस्तान को ड्रग मुक्त करने का बात कहे हैं, जमीनी हकीकत कुछ अलग बयान करते हैं। आपको जानकारी के लिए मैं ये दोहराना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड गवर्नमेंट सर्वे फ्रॉम December 2022 reported that a staggering 3.1 crore number of cannabis users and 2.26 crore opiate users with around 25 and 77 lakh facing dependency on both substances respectively। 1 नंबर। 2 नंबर, आत्महत्या 2018 साल में आपने तो गिनती की है 6 से 13, मैंने दूसरा गिनती कर रहे हैं। 2018 साल में हिंदुस्तान में ये ड्रग अब्यूज और अल्कोहल की चलते मौत हुई थी, मतलब सुइसाइड, खुदकुशी किए गए थे 7,193। आपको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करते हैं। और 2021 में आपकी दफ्तर की रिपोर्ट के मुताबिक सुइसाइड हुए हैं, मतलब आत्महत्या हुए हैं 10,560। तो मतलब बढ़ते जा रहे हैं। आप कहते सब जला दिए हैं, इतना जला दिया है, मतलब आपूर्ति भी ज्यादा होता है, इसलिए जलाने के आपको मसाला भी मिलते हैं। सर हो गया, सर हो गया, सर आपने बोल लिया 15 मिनट नहीं। सर मेरा कसम, सर खत्म, सर कसम खाते सर आधा भी नहीं बोलूंगा सर। Online question. Sir, I would like to know from the Honorable Home Minister. Sir, narcotic and psycho. मेरा साथ माइक है, आदिरदा।
ओके ओके, नो नो नो, नहीं प्रेमचंद जी, आपको सबको नहीं, आपको 15 मिनट मौका दिया। माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य बैठिए, बैठिए माननीय सदस्य प्लीज। नहीं नहीं माननीय सदस्य, नहीं माननीय, कोई रिकॉर्ड में नहीं आ रहा, कोई रिकॉर्ड में नहीं आ रहा, बैठ जाइए आप। माननीय बोलना चाहते हैं? हाँ चलिए, अब एक मिनट बैठिए आप, बैठिए बैठिए। ठीक है, ठीक है माननीय सदस्य, माननीय सदस्य आप बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया, एक लंबी चर्चा चलाई। उस समय आपकी हर बात का माननीय गृह मंत्री जी ने तथ्य से जवाब दिया। आपको 20-20 मिनट बुलाया, फिर भी आप डिस्टर्बेंस करते, तो अच्छी चर्चा नहीं है।